हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल मनी वाला पोर्शन, मनी एंड बैंकिंग से हमने सब सारा का सारा पढ़ दिया। एक बार बेटा टाइप्स ऑफ मनी की मेरे को बात करनी है। वो बेटा चर्चा हम करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है जी। मैं बैंकिंग वाले पोर्शन पे शिफ्ट कर रहा हूँ। टाइप ऑफ मनी की बात बेटा करेंगे जब वो पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा। बैंकिंग में ना मुझे पूरी उम्मीद है बेटा सेंट्रल बैंक से कोई फंक्शन आना चाहिए। फिर भी बेटा मैं कॉमर्शियल बैंक की थोड़ी सी बात तो करूंगा ही। एक दिन तो लगा ही देते हैं। आकाश भाई एक सेकंड पोस्ट करना है बाबू। कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक सेकंड आकाश भाई, एक सेकंड और पोस्ट करता हूँ। चलो जी बाबू, सेंट्रल बैंक के फंक्शन पेपर में आने चाहिए 1000%। 100 तो छोड़ दो। ठीक है ना। कॉमर्शियल बैंक आना तो नहीं चाहिए बेटा किसी भी हाल में, क्योंकि बेटा 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में बहुत जज किया जाता है इस पे, चैप्टर नंबर 4, जहां बेटा सारी सर्विसेज का डिस्कशन करते हैं। लेकिन बेटा अगर कोई वन मार्कर आ गया तो रोक भी नहीं सकते। ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन तो यहीं से ही आएगा, पक्की बात है। बाबू कर लेते हैं, इसलिए इग्नोर नहीं मारेंगे इसको बिल्कुल। पढ़ तो बिल्कुल लेते हैं बाबू। अच्छा, कुछ फर्क जानते हो क्या सेंट्रल बैंक में और कॉमर्शियल बैंक में? और बहुत सारे बच्चे बहुत सारा डिफरेंसेस बता सकते हैं। सबसे पहला फर्क क्या होता है बाबू? पब्लिक से कौन डील करता है बेटा? पब्लिक डीलिंग बेटा हमेशा कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है। बट बेटा समटाइम्स सेंट्रल बैंक ऑल्सो डील विद द पब्लिक। बट बेटा ये एक मेयर एक्सेप्शन है जो आपको बेटा सालों साल बेटा नजर नहीं आएगी। सालों साल नजर नहीं आएगी बाबू। हम लकी हैं कुछ केसेस में अनलकी कि हमने जिंदगी में देख बहुत कुछ लिया। ठीक है ना जी। राम मंदिर अपने टाइम बनते हुए देख लिया भाई, बहुत लकी है। ठीक है ना। कोविड देख लिया भाई, क्या ही देख लिया। ठीक है ना। डीमोनेटाइजेशन देख लिया भाई साहब, क्या ही देख लिया। कर्फ्यू देख लिया भाई साहब, क्या क्या देख लिया। ठीक है ना। और डीमोनेटाइजेशन में सेंट्रल बैंक को पब्लिक डीलिंग करते हुए देख लिया बेटा। जब डीमोनेटाइजेशन फर्स्ट टाइम पे हुआ था तो हमारे सामने हुआ है, पुराने 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। तो बेटा ऐसी सिचुएशन थी कि 31 दिसंबर तक आप कमर्शियल बैंक में नोट जमा करा सकते थे, एक्सचेंज करा सकते थे। उसके बाद बेटा 31 मार्च तक आप बेटा आरबीआई में भी करा सकते थे। क्योंकि उस इंसान के एंगल से सोचो जो बेटा 5 नवंबर को फॉरेन चला गया 3 महीने का वीजा लगवाकर। ठीक है ना। टूरिस्ट वीजा पे गया हुआ है, तो बेटा उसने तो 31 दिसंबर तक आना ही नहीं। उसके पैसे नहीं बदले जाएंगे मतलब? नहीं बेटा, ये आपको गलत जानकारी है कि 31 दिसंबर के बाद अगर एक्सचेंज नहीं हुए थे बेटा 31 मार्च तक आप आरबीआई के पास जमा करा सकते थे विद सम प्रूफ। वीजा दिखाओ, टिकट्स दिखाओ, चलो जी, लो जी, आप पैसे जमा करा सकते थे। तो आरबीआई ने भी पब्लिक डीलिंग करी है, पर वो एक एक्सेप्शन है। इसका काम पब्लिक डीलिंग करना नहीं है। पब्लिक डीलिंग सिर्फ कॉमर्शियल बैंक करते हैं बेटा। सेंट्रल बैंक के दो और नाम है अगर आपको याद हो तो। कुछ लोग बोलते हैं बैंकर्स बैंक, कुछ लोग बोलते हैं गवर्नमेंट्स बैंक। ठीक है जी। और मैं तो बोलता हूं पापा फॉल बैंक बेटा। वाई गवर्नमेंट्स बैंक, वाई बैंकर्स बैंक? बेटा आप पब्लिक के मेंबर हो, आपको बेटा अकाउंट खुलवाना है, पैसे जमा करने हैं बेटा। ये काम आप कॉमर्शियल बैंक के साथ करते हो बेटा। कॉमर्शियल बैंक को ही अकाउंट खुलवाना है, उसको ही पैसे सेव करने हैं बेटा। ये काम वो आरबीआई के साथ करता है बेटा। आपको लोन चाहिए, यू आर अ मेंबर ऑफ पब्लिक, आपको कॉमर्शियल बैंक से लोन मिलेगा बेटा। आप खुद में कॉमर्शियल बैंक हो, आपको लोन चाहिए बेटा, आपको सेंट्रल बैंक लोन देते हैं। इसलिए बेटा इनको बोलते हैं बैंकर्स बैंक बेटा। वाई इट इज नोन एज गवर्नमेंट्स बैंक? सेम वे बेटा 29 स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, 30 का अकाउंट है बेटा। किसके पास है बाबू? कमर्शियल बैंक के पास अकाउंट होते गवर्नमेंट के बेटा, वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। गवर्नमेंट को लोन की जरूरत है बेटा, सेंट्रल बैंक देगा। तो बाबू गवर्नमेंट हो बैंक हो, जो काम पब्लिक कमर्शियल बैंक के साथ कर सकती है वही काम बैंक और बेटा गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कर सकती है बेटा। इसलिए बोला गया इसको बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? इंडिया में करेंसी प्रिंट किसका काम है बोलो? सेंट्रल बैंक। अरे बोल भी दो, ये इतना क्या कॉन्फिडेंस की कमी है तुम्हारे में? अच्छा, कॉइन भी ये प्रिंट करता है क्या? अच्छा वो अलग बात है। वो
बाबू 1 रुपए का नोट और सभी कॉइन्स प्रिंट करना जिम्मेदारी मिनिस्ट्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। और आप देखोगे बेटा 1 रुपए के नोट को कभी उठाकर देखना, फाइनेंस मिनिस्टर के साइन मिलेंगे। बाकी सभी करेंसी पर बेटा आरबीआई के गवर्नर के साइन मिलेंगे। ठीक है ना जी, समझ में आती है बेटा इतनी बात। चलो करेंगे चर्चा। अच्छा वैसे एक बात बताओ, जब से आपने होश संभाला, मैंने आपको बताया पता नहीं किस किस मामले में आप लकी हो, किस किस मामले में अनलकी हो। बाबू आपने किसी बैंक को अपने सामने दिवालिया होते हुए देखा? कंगाल हो गया हो कोई बैंक, इंडिया का कोई बैंक? सर देखा नहीं है, ठीक है ना। और मेरा अंदाजा कहता है बेटा देखोगे भी नहीं। ठीक है ना, मेरी ओपिनियन से वैसे आपको क्या, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर मेरी ओपिनियन है देखोगे भी नहीं। बेटा इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? हमारे सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। फुल फॉर्म आपको आइडिया नहीं है बेटा, ये क्या हस्ती है? बेटा किसी भी देश का सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं है जैसा हमारे देश का। बाबू आज तक कोई भी बैंक इंसॉल्वेंट हुआ नहीं है और कभी होगा भी नहीं। आपको पता है बेटा अगर किसी देश में बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या इमेज होती है? आपको आइडिया नहीं होगा। अगर बेटा बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंक पैसा लेकर भाग जाए, तो पब्लिक का ट्रस्ट सबसे पहले गवर्नमेंट के ऊपर खत्म होता है। मैं कहूं भगवान ना करे आप किसी एक बैंक अकाउंट में बेटा एक ठीक ठाक अमाउंट होल्ड करते थे, ठीक है ना, और किसी भी बैंक में बेटा इंडिया में आप समझ सकते हो हजारों में बेटा बेटा बैंक अकाउंट होल्डर होते हैं, ठीक है। और बेटा वो बैंक दिवालिया हो जाए रातों रात, उसके ऊपर कर्जे इतने हो जाएं कि बेटा वो दे ना पाए आपके पैसे, आपका ट्रस्ट सबसे पहले किससे खत्म होगा? गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट का इलेक्शन हारना भी उसी साल तय होगा, कोई रोक नहीं सकता बेटा उस चीज को, अगर कोई बैंक भाग जाता है। बेटा आरबीआई के ऊपर कह लो गवर्नमेंट का प्रेशर और आरबीआई का प्रेशर कमर्शियल बैंक के ऊपर, बेटा इतने खतरनाक खतरनाक फ्रॉड आपने देख लिए ना दो, तब भी बेटा टस से मस नहीं हुए बैंक। पीएनबी, एक टाइम पर हालात ऐसे थे भाई, जिस टाइम पर नीरव मोदी वाला फ्रॉड खुला कि अब पीएनबी बैंक गया, अब गया, ठीक है ना। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला, पीएनबी में अकाउंट थे पूरी फैमिली के, कि जो कुछ पड़ा सब ट्रांसफर कर दे। मैंने कहा घबराओ नहीं, होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, डर सबको लगता है बेटा, ठीक है ना, पर मैंने बोल दिया कि होगा कुछ नहीं, जब तक आरबीआई बैठा तब तक कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। सेम यस बैंक के साथ हुआ बेटा, अनिल अंबानी जी ने ठीक ठाक पैसा रोका, ठीक है ना, और कहाँ पहुंच गया था यस बैंक भैया, मेरे को अच्छे से याद है, ठीक है ना। पैसे निकालने तक पे रेस्ट्रिक्शन हो गई थी कि एक बारी में 3-4 हजार से ज्यादा नहीं निकाल सकते यस बैंक के अकाउंट में। मेरा एक नॉन पर्सन था, उसके 10 लाख रुपए पड़े हुए थे, करंट अकाउंट था। रेस्ट्रिक्शन ये होगी कि एक बारी में 3 लाख से ज्यादा कैश, 3 हजार रुपए से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकते एक दिन में। वो इतना परेशान, इतना परेशान, मैंने कहा घबराने कहीं नहीं जाता, बैंक नहीं कहीं जाता, तो टेंशन ना ले, पैसे तो तेरे सारे आ जाएंगे। तो सर ये आरबीआई की ताकत है कि जब से आपने होश संभाला कोई कहीं गया नहीं है। मैं हमेशा आरबीआई की ताकत समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, अगर याद हो तो आपको, याद है आपको? हाँ, गुजरात में ना बेटा एक पर्टिकुलर बैंक के लिए ना एक अफवाह फैल गई कि ये ब्रांच के पास कुछ नहीं है, कंगाल हो गई है ब्रांच, बिल्कुल खाली ब्रांच है ये। और आपको पता ही है हिंदुस्तान में र्यूमर्स का क्या होता है, और तेजी से फैलाया जाता है उनको, बजाय इसके कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाए, उसको और तेजी से फैलाते हैं, ठीक है ना। आधी तो इंफॉर्मेशन अनऑथेंटिक ही फैलती है हिंदुस्तान में। तो बाबू इतनी तेजी से फैली वो इंफॉर्मेशन कि बेटा सबको लगा ये तो ब्रांच अभी बंद हो जाएगी। और बेटा लोग 9 बजे ही सुबह लाइन लगाकर खड़े हो गए बेटा, जैसे बेटा नोटबंदी में लाइनें लगी कि इस ब्रांच ये खाली होने वाली, आज इससे सारा पैसा निकाल। जिसका सेविंग अकाउंट है वो खाली करने को तैयार, जिसकी एफडी है वो तोड़वाने को तैयार, करंट अकाउंट खाली करने को तैयार, लॉकर खाली करने को तैयार, सब लग गए लाइन में। और बेटा जब ये बात का पता उस बैंक के ऑफिशियल्स को लगा, उन्होंने लाइन नहीं देखी, उनके होश उड़ गए। उन्होंने बेटा तुरंत कॉल लगाई आरबीआई के डिपार्टमेंट में कि सर ऐसा ऐसी कोई दिक्कत हो गई। तो आरबीआई का बेटा बड़ा सिंपल सा जवाब था वहां से कि कोई दिक्कत नहीं, जब तक लोग चाहते हैं तब तक आप उनके पैसे दो। आज इन्हें आरबीआई की ताकत दिखाई जाती है, आज इन्हें आरबीआई की ताकत दिखाई दे। और आरबीआई ने आसपास की सभी ब्रांचेस में कॉल लगाई कि जितना कैश पड़ा है इस ब्रांच में भिजवा दो। बेटा 10 बजे से नोट बांटने शुरू हुए, कोई लंच टाइम नहीं, नोट बांटते गए, रात के 8 बजे तक नोट बांटे और अकाउंट खाली कर दिए।
बेटा लोगों को एक बात समझ में आ गई कि अगर इस ब्रांच के लोगों ने भागना होता है, इस ब्रांच ने भागना होता है, कंगाल होना होता, तो आज लंच 1 घंटे का नहीं 2 घंटे का कर लेते। आज पब्लिक डीलिंग 4 बजे नहीं 3:30 ही बंद करके भाग लेते। 8 बजे तक एक एक अकाउंट खाली कर दिया गया, एक एक रुपया खाली कर दिया गया। जब अफवाह पे बेटा मिट्टी पड़ गई तो बेटा अगले दिन वही सब लोग दोबारा अकाउंट खुलवा रहे थे उसी ब्रांच में और पैसा जमा करा रहे थे। ये आरबीआई की ताकत है। ठीक है ना बेटा, इंडिया में कोई बैंक कभी कहीं जा नहीं रहा। ठीक है ना बेटा, 2008 में ना एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट का क्राइसिस आया था। जैसे कोविड में आया था ना, आपने देखा शेयर मार्केट आधी रह गई थी, 15,000 पॉइंट से 7200 पॉइंट पर आ गई थी। सेम 2008 में हुआ था सेम। ऐसे बहुत सारे क्राइसिस आप अपनी जिंदगी भर में देखोगे, क्योंकि शेयर मार्केट में ना एक धब्बा है, हर 10 साल बाद कुछ ऐसा जरूर होता है। 2008 में हुआ था। यूएसए का सबसे बड़ा बैंक लेमन ब्रदर, इतना बड़ा बैंक था जितना इंडिया में एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ सकते हो ना कितना बड़ा बैंक है। ऐसा बैंक दिवालिया हो गया था। इतने लोन बांटे हुए थे, इतने लोन बांटे हुए थे, लगभग सभी अनसिक्योर्ड, कोई सिक्योरिटी नहीं, और बस लोन एक के बाद एक के बाद एक सब खत्म हो गए, पैसा ही ना आए और पब्लिक को देना बहुत सारा। बैंक दिवालिया हो गया था। ऐसी शेयर मार्केट में आग लगी थी ना। ठीक है ना, और आरबीआई तब से पता नहीं क्यों इतना स्ट्रिक्ट है कि इंडिया से बाहर कोई नहीं सकता। चलो खैर, मैंने आपको रोल बता दिया। एक बार तो थोड़ी बहुत बात आरबीआई पे कर ली, बाकी करेंगे बेटा समय आने पर कल तो स्टार्ट कर देंगे जाते टाइम तक। बाबू अभी मेरे को कॉमर्शियल बैंक की बात करनी है। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। बेटा कॉमर्शियल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है जो आप अपनी आंखों के सामने देखते हो, वो बताओ। बेटा सबसे पहला काम ही बेटा कॉमर्शियल, अच्छा कॉमर्शियल बैंक की कमाई क्या ही बताओ। सबसे बड़ी कमाई इंटरेस्ट। कैसे कमाता है इंटरेस्ट? बाबू आप पब्लिक, आपने बेटा बैंक में पैसा जमा किया सेविंग अकाउंट में 3% पे, एफडी पे 5.5% पे, आरडी खुलवाई हुई है, ये सब पैसा जमा करते हो बेटा। बैंक इस पैसे को लोन पर देता है 9% पे, 10% पे, 12% पे, 16% पे। तो बेटा अगर आपके पैसों पे आपको सिर्फ 3% ब्याज मिलेगा और बैंक आगे इस पैसे को 10% ब्याज पे देगा बेटा, तो बाबू बीच का जो 7% कमा रहे, यही तो ठीक ठाक कमाई है बैंक की। और आपको पता है छोटी छोटी ब्रांचेस के कितने लोन होते हैं? छोटी छोटी ब्रांचेस की, गली मोहल्ले की ब्रांचेस के, आपको आइडिया भी नहीं होगा। 100-100 करोड़ लोन, 100 करोड़ का लोन बांटा हुआ है, 7% बीच का डिफरेंस कमा रहे हो, 7 करोड़ रुपए। एक छोटी ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं। ये बैंक की कमाई है बेटा। तरस तो आता होगा बैंक को देख के कि कितना खर्चा करते हो पर मंथ। 10-15 स्टाफ बैठा हुआ है, कोई 50,000 से कम पे नहीं बैठा हुआ। इतनी बिजली फूक रहे हो, सारा दिन सेंट्रलाइज एसी प्लांट चल रहा है आपका, बहुत खर्चे हैं आपके बहुत। सर इनकम भी कैलकुलेट करो कभी। ठीक है ना बाबू। हमारे यहाँ पर एसबीआई की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। सबसे बड़ी ब्रांच जो हमारे यहाँ पर है वो बेटा आर्ची पैलेस के बराबर वाली है, कोट रोड पर। ठीक है ना, अशोक का वो जो फेमस मैंगो शेक वाला, क्या नाम है यार उसका? ठीक है ना, अरविंद। हाँ अरविंद के सामने वाली। ठीक है ना, आपको आइडिया दे दूं, मैंने पिछली बार भी आपको आइडिया दिया था, लगभग उसके लोन 1000 CR के, 1000 करोड़, 7%। ठीक ठाक है। ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, छोड़ो ये क्या बातें पढ़ने में लगे हो, एक बैंक की खोल लो तो। लो बाबू कैपिटल में लगाओ, किडनी कुडनी सब चली जाएगी कैपिटल में। लो बेटा सामने चलो जी, सामने देखो बाबू। बैंक का सबसे पहला फंक्शन, कमाई तो पता लग गई, बैंक डिफरेंस कमाता है बेटा इंटरेस्ट का बाबू। लेकिन उस कमाई को करने के लिए बैंक को अपने सबसे दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहला फंक्शन है बेटा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बेटा कोई भी कॉमर्शियल बैंक को डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बेटा इनटू 5 फॉर्म्स: सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी और बेटा एमओडीएस। आराम से समझते चलना है, जो जो भी 11th में बेटा पास नहीं हुए या बेटा छोले देके पास हुए हैं, उनको जरूरत है इस चीज को समझने की। बेटा सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट पहले हम इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे, फिर एफडी और आरडी को कंपेयर करेंगे, एमओडीएस बेटा फिर 1 मिनट में हो जाएगा।
बाबू सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? बेटा सेविंग अकाउंट हमेशा ओपन करते हैं हाउस होल्ड्स, और बेटा करंट अकाउंट बेटा ये ओपन करते हैं बिजनेस। ठीक है जी। बेटा हाउस होल्ड मतलब हम जिंदा इंसान। बेटा सिर्फ एक ही आर्टिफिशियल पर्सन है जो बेटा जिसका सेविंग अकाउंट हो सकता है, वो HUF है, अगर आपने पढ़ी है तो 11th क्लास में, ज्वाइंट इन दो फैमिली। बाकी बेटा रही पार्टनरशिप की बात, रही कंपनी की बात, रही कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात, या और भी कोई एनटीआर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसके भी बारे में आप जानते हो, बेटा ये इनका सिर्फ करंट अकाउंट हो सकता है, कभी सेविंग अकाउंट नहीं हो सकता। अच्छा मेरे एंगल से बताओ फटाफट से, मेरा करंट अकाउंट होगा या सेविंग, या दोनों? दोनों। एज अ हाउस होल्ड बेटा मेरे पास सेविंग अकाउंट कंफर्म होगा। एज अ प्रोप्राइटर ऑफ सक्सेस मंत्रा, क्योंकि वो एक बिजनेस है, ठीक है ना बेटा, मेरे पास एक करंट अकाउंट भी जरूर होगा। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू सेविंग अकाउंट में आप जितने भी पैसे रखते हो उसका बेटा आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि बेटा 3 से 4% पर एनम हो सकता है। क्योंकि बेटा मैं एक्सेप्शन पे नहीं जाना चाहता, नॉर्मल बात करेंगे, 3% लगभग सभी बैंक दे रहे हैं, सभी सरकारी बैंक तो दे रहे हैं। प्राइवेट बैंक थोड़ा ज्यादा लालच देते हैं, कोई 4 कहते हैं, कोई 5, कोई 6, किसी किसी केस में कुछ 7 भी कहते हैं। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक में चले जाओ, वो कहेगा मेरे पास खाता खुलवा लो जी, 4% ब्याज ले जाओ। बंधन बैंक कहता है मेरे पास खुलवा लो जी, 4.5 ले जाओ। बेटा DCBM वाला रोड पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, वो कहता है जी मेरे पास खाता खुलवा लो, 5% ब्याज में दे दूंगा। यस बैंक कहता है मेरे पास खाता खुलवा लो, 6% दे दूंगा, और अगर 1 लाख से ज्यादा रखोगे बैलेंस तो 7% ब्याज दे दूंगा। ये सेविंग खाते की ब्याज की बात कर रहा हूं। पर बेटा 3% क्योंकि सब दे देते हैं, तो मैं मतलब जनरल फिलॉसफी में रखते हैं, एक्सेप्शन में जाते ही नहीं बेटा। ठीक है जी। बाबू करंट अकाउंट में बाबू पैसा रखने पर कोई ब्याज नहीं है, जीरो, बल्कि चार्जेस की बात करो, करंट अकाउंट के बेटा लगभग सभी बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस लेते हैं। सर ऐसा क्यों? एक तो ब्याज नहीं दे रहे और ऊपर से चार्जेस। बेटा क्योंकि ना तो बेटा यहां पर इस अकाउंट में पैसा रखने की कोई लिमिट है, नो लिमिट। किस चीज की लिमिट नहीं है? ना तो बेटा पैसा रखने की, ना ही बेटा ट्रांजैक्शन करने की। देखो बिजनेस के ऊपर आप ये लिमिट लगा भी नहीं सकते। मैं कहता हूं बेटा आपकी दुकान खुलती है 11 बजे बाबू, और आपकी दुकान रात को बंद होती है 8 बजे। 11 बजे आपकी दुकान खोली, 2 कस्टमर आए, चेक देके चले गए। आपको आपने क्या किया बेटा? आपने स्टाफ को भेजा, ये चेक लगाओ जी बैंक अकाउंट में। बाबू वो 11:15 बजे चेक लगा के आ गया। बेटा 12 बजे फिर आ गए 2-4 कस्टमर, फिर चेक देकर चले गए, आपने फिर लगा दिया। 2 बजे फिर आ गए कस्टमर, आपने चेक दिखा दिया। क्योंकि आपकी मैक्सिमम डीलिंग चेक से ही है, तो क्या बेटा बैंक ये क्या देगा, नहीं नहीं बार बार ना मेरे बैंक में। बेटा अगर आप ये रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? क्योंकि बेटा आपके ट्रांजैक्शन करने पर कभी कोई लिमिट नहीं है और हो भी नहीं सकती करंट अकाउंट में। इसलिए बेटा बैंक कहते हैं क्योंकि आप हमें बहुत इनकन्वीनियंस देते हो तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे, ब्याज तो भूल ही जाओ। ठीक है। और दूसरी बात, करंट अकाउंट में बेटा पैसे जमा कराने की भी कोई लिमिट नहीं होती। अगर किसी के दिमाग में करंट अकाउंट में भी लिमिट घूम रही है ना, तो बेटा याद कर लेना रिलायंस को, सोचकर देख लो रिलायंस के करंट अकाउंट में कितना पैसा होगा, तो समझ में आ जाएगा कि कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है जी। बेटा सेविंग अकाउंट में इन दोनों चीजों पे रेस्ट्रिक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की भी रेस्ट्रिक्शन, एज वेल एज अमाउंट जमा करने की भी रेस्ट्रिक्शन। बेटा सेविंग खाते में अगर 1 साल में 10 लाख क्रॉस हो जाते हैं तो तैयारी कर लेना बेटा इनकम टैक्स के नोटिस की। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये तो बता ही सकता हूं। तो तैयारी होती है बेटा नोटिस की। वो बात अलग है कि आपके पास जवाब हो जी पैसा यहां से आया, वहां से आया, यहां से आया, पर नोटिस कंफर्म्ड होता है बेटा अगर 10 लाख से ज्यादा सेविंग खाते में जमा हो रहे हैं 1 साल में तो। दूसरी बात बेटा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की भी लिमिट है। अब आपकी मर्जी नहीं है, सेविंग अकाउंट में सुबह शाम घूम ही रहे हो बेटा, बैंक के अंदर 4 बार हुआ है, 5 बार हुआ है, 1 बार 2 बार, उसके बाद बैंक खुद टोक देगा, भैया बार बार ना परेशान करो, जो कराना है एक ही बार करा के चले जाओ। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट क्लियर? बहुत सारे बच्चों को बेटा ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बाय डिफॉल्ट ही क्लियर है, ठीक है ना। कईयों ने तो बेटा फादर के साथ बिजनेस है, बैठ बैठ के सब कुछ सीखा हुआ है,
ठीक है ना जी। तो बाबू ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज सलाम हो नॉलेज को, लेकिन बेटा कुछ ना कुछ फिर भी बता ही दूंगा, ऐड कर ही दूंगा आपकी नॉलेज में, सुनते चलो आराम से। बाबू एफडी और आरडी इसमें क्या फर्क है? मम्मी की फेवरेट है ये। बाबू फुल फॉर्म फिक्स डिपॉजिट, और आरडी रेकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है ना बाबू, आपकी मम्मी को लगता है दुनिया में बस सबसे प्यारी चीज यही है और कुछ नहीं है। ठीक है ना जी। बाबू आप भी नहीं हो इतने प्यारे जितनी प्यारी एफडी। बेटा एफडी और आरडी में ना एक माइन्यूट सा फर्क है, आराम से समझना। बेटा मैं एफडी के लिए हमेशा बोलता हूं, एफडी मतलब फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। अमाउंट फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स है। आपके पास 30,000 स्पेयर है, आप बैंक चले गए जी, बैंक एफडी खुलवानी है, ये 30,000 रुपए। ठीक है ना जी, एक साल के लिए मुझे नहीं चाहिए। 30,000 रुपए अमाउंट इज फिक्स्ड, टाइम पीरियड इज ऑल्सो फिक्स्ड 1 ईयर। 30,000 रुपए एक साल के लिए एफडी बना दो। बेटा बैंक कभी भी किसी भी अकाउंट में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो बेटा एफडी है। कोई भी बैंक की बात कर लो आप। बाबू एफडी पे ब्याज 6% से लेकर सीनियर सिटीजन को कुछ कुछ बैंक में 7% तक भी मिलता है। सीनियर सिटीजन का एफडी पे ब्याज हर बैंक का थोड़ा सा अलग है, आधा परसेंट पौना परसेंट ज्यादा ही होता है। ठीक है जी। बाबू एफडी पर आपने एक साल का ब्याज लेना है 6%, 30,000 जमा करा दिए। सवाल ये उठता है बेटा कि अगर साल से पहले जरूरत पड़ी तो क्या होगा? क्या एफडी तोड़वाई जा सकती है कि नहीं? तोड़वाई जा सकती है, पक्की बात, पता है सबको। तो वो आपको 8 महीने के बाद पैसे की जरूरत पड़ी, आप बैंक पहुंच गए जी, बैंक में मेरी एफडी तोड़ दो, थोड़ी इमरजेंसी है, मुझे ये पैसे भी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने एफडी तोड़वा दी तो बैंक क्या करेगा? आपको ब्याज देगा? ब्याज देगा। बाबू बच्चे मुझे ऐसी ऐसी कहानियां बताते हैं कि बैंक ब्याज ऐसे देगा, 30,000 रुपए ब्याज देगा, 6% देगा 8 महीने की। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर तो हर कोई आदमी क्या करा करेगा, सेविंग अकाउंट कभी खुलवाएगा ही नहीं, और बार जाया करेगा एफडी कर दो जी, 5 साल की कर दो, जब मर्जी जाके तोड़वा लो। अगर बैंक ने 6% ही हमेशा ब्याज दे देनी है, डिपेंडिंग अपॉन द कि कितने मंथ आपने पैसों को रखा, तो फिर तो क्या ही बात है। बेटा बैंक कभी आपको ऐसे ब्याज नहीं देता। देखो आपने बैंक को इनकन्वीनियंस तो दिया, ये तो आप मान लो। आपने क्या बोला बैंक को कि मैं 1 साल के बाद आऊंगा, और आप पहुंच गए 8 महीने के बाद, बैंक पैसा जरूर देगा आपका, नो डाउट, पर बेटा वो उस इनकन्वीनियंस के नाम का कुछ ना कुछ तो कटेगा ही कटेगा। क्या होता है बेटा, बैंक आपको ऐसे केसेस में सेविंग बैंक की ब्याज देता है 8 महीने की। आपको ये लगता है कि इनकन्वीनियंस दी है? अगर यही नहीं लगेगा फिर तो बेटा फिर आप कभी इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाओगे। तो वो कनक आई, 30,000 की एफडी कर दो 1 साल के लिए, मैं बैंक। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने ये 30,000, मुझे पता है ना इसने 1 साल क्या था, मैंने लोन पर दे दिए 1 साल के लिए। बैंक बेटा शॉर्ट टर्म लोन भी देता है, मैंने 1 साल का लोन दे दिया बेटा। वहां से मैंने 12% पे तय किया हुआ है। पैसा कब आएगा? 1 साल के बाद। मैंने सोचा था 1 साल के बाद आएगा, इसको दे दूंगा, ये आ गया 8 महीने का, जी पैसे दो। बैंक के पास सच में पैसा आया है, इनकन्वीनियंस दिख रही है बैंक को हो रही है, बस वो इनकन्वीनियंस इससे ही निकाली जाएगी, ब्याज इसको नहीं मिलेगी पूरी। ठीक है ना जी, 3% मिलेगा। क्लियर है ना बाबू? आरडी देखो बेटा, मैंने एफडी की अभी एक डेफिनेशन बोली थी, फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड। सर रेकरिंग की फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड, पर हल्का सा फर्क मैंने बोला था बेटा, यहां जो अमाउंट आप तय करोगे ना वो रीअकर करना पड़ेगा, इसका नाम है रेकरिंग डिपॉजिट्स। रीअकरिंग डिपॉजिट्स बाबू ज्यादातर पोस्ट ऑफिस खोलते हैं आरडी, ज्यादातर लोगों की जो आरडी देखोगे वो बैंक से ज्यादा पोस्ट ऑफिस में देखोगे। ठीक है ना? और बेटा उनमें शामिल होंगी हमारी मम्मियां सबसे ज्यादा। आरडी खुलवा के आएंगी 5 साल की, टाइम पीरियड इज फिक्स्ड, अमाउंट इज ऑल्सो फिक्स्ड 500। बेटा आपको पता है ये 500 रुपए पर मंथ रीअकर करने पड़ेंगे फॉर 5 इयर्स। आप मान लो बेटा 15 तारीख को किसी महीने के पहुंच गए, 500 रुपए की आरडी खुलवा ली 5 साल के लिए, इसका मतलब क्या है? 60 महीने हैं 5 साल में, हर महीने की 15 तारीख को 500 रुपए जमा होंगे। अमाउंट फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स है, पर बेटा अमाउंट रीअकर करनी है। अगले महीने की 15 तारीख को फिर 500, फिर 500, फिर 500, हर महीने की 15 तारीख को। 60 महीने, 30,000 रुपए आप बैंक को दोगे, बैंक आपको लगभग आरडी में 4.5% पर एनम की ब्याज देता है, जो कि एफडी से हमेशा कम होगी और सेविंग बैंक से ज्यादा होगी। समझ में आती है बेटा बात?
और एमओडीएस ये क्या चीज है बाबू? कुछ लोग इसको फ्लेक्सी अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको फ्लेक्सी अकाउंट। बेटा इट हैज द फीचर ऑफ सेविंग अकाउंट एंड एफडी। बड़ा कमाल का अकाउंट है बेटा बाबू, सरकारी बैंकों में आज तक भी नहीं खुलता होगा, ठीक है ना। बहुत सारे प्राइवेट बैंक है जो आपको लालच देते हैं जी हमारे यहाँ अकाउंट खुलवा लो, जितना भी पैसा 25,000 से ज्यादा रखोगे उस पर हम एफडी की ब्याज देंगे। मान लो बेटा मैंने अकाउंट ओपन करा 35,000 से, तो बाबू जितना भी पैसा 25,000 से ज्यादा वो एफडी का ब्याज देना है। और पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है, कोई अलग एफडी नहीं बनी, 35 का 35 पड़ा है, मुझे शो भी हो रहा है। जो कैलकुलेशन हो रही है वो बैंक कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, 25 पे 3% और 10 पे 6%। मैंने मान लो 50 दिन तक यही रखा 35 का 35, तो 50 दिन की कैलकुलेशन ब्याज की ऐसी हुई। 50 दिन के बाद मुझे 20,000 की जरूरत पड़ी, मैंने निकाल लिया 20। भाई 35 में से 20 निकल गया, कितने बचे 15। 25 तक तो ब्याज किसकी मिलेगी? अब मेरे को सेविंग अकाउंट की ब्याज मिल रही है, मेरे पास 50 और है, मैंने 50 जमा कर दिए। भाई 15 थे, 50 और जमा कर दिए, 65 हो गए। 25 पे ब्याज किसकी मिल रही है? सेविंग की। 40 पे एफडी की। ऑटोमेटिकली ये कहानी चलती रहती है। और लगभग बेटा सभी प्राइवेट बैंक एमओडीएस अकाउंट बोलते हैं, खोलते हैं बेटा। एमओडीएस की फुल फॉर्म क्या है? मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, एमओडी, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, ठीक है ना। और दिख भी रहा है बेटा मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट है, सेविंग और एफडी दोनों की बातें हैं। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बाद बैंक का दूसरा फंक्शन जिसकी वजह से वो ब्याज कमाता है, लेंडिंग ऑफ फंड्स। लेंडिंग ऑफ फंड्स जिसको बेटा आप आसान भाषा में लोन भी बोलते हो। बेटा लेंडिंग ऑफ फंड्स, बैंक ना लोन के ना, बैंक के पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं भाई। प्रोजेक्ट लोन है, वो लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, टर्म लोन है, सीसी है, बैंक ओवरड्राफ्टिंग है, हाउसिंग लोन है, होम लोन है, व्हीकल लोन है, कंस्ट्रक्शन लोन है। भैया मैं लोन के प्रोडक्ट कभी नहीं गिनवा सकता आपको, ठीक है ना जी। लेकिन बेटा लोन को समझाने के लिए ना हम बेटा इसको ना 3 अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। एक चीज है लोन, एक चीज है बेटा सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट, और बेटा तीसरी चीज है बैंक ओवरड्राफ्टिंग। मैंने अकाउंट्स में भी कल इन दोनों टर्म पे चर्चा की अभी। बाबू लोन, सीसी और बैंक ओडी, इन 3 को समझेंगे। ज्यादातर बेटा बैंक के पास ना जितने भी लोन प्रोडक्ट होते हैं उन इन 3 बातों में समाये हुए होते हैं, जितने भी लोन प्रोडक्ट होंगे। बाबू सबसे पहली बात बैंक ओवरड्राफ्टिंग पे करते हैं। बेटा बैंक ओवरड्राफ्टिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जो सिर्फ करंट अकाउंट में अवेल की जा सकती है, और ये बेटा फैसिलिटी हर पर्सन के लिए कभी नहीं होती। जो बेटा रेप्यूटेड लोग हैं, जो बहुत ठीक ठाक रेप्यूटेशन रखते हैं मार्केट में, बेटा उनके पास ये फैसिलिटी होती है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ इस चीज का बेटा कि आपकी कोई फर्म है जो बेटा आपके दादाजी के जमाने से चल रही है, और बेटा आप करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो एक ही बैंक के पास सिंस लास्ट 20 ईयर और 30 ईयर, 30 साल हो गए करंट अकाउंट एक ही बैंक में। दादाजी फर्म चला रहे थे और अब पापा चला रहे हैं, ठीक है जी। वो समझ सकते हो बैंक के साथ कैसे रिलेशन है, 30 साल पुराने रिलेशन है। बैंक का एक एक स्टाफ पहचानता है आपको, ठीक है जी, शक्ल से नाम से सबसे पहचानता है। बाबू एक दिन ना आप करंट अकाउंट से बैठे हुए चेक काट रहे थे अपने सप्लायर्स के नाम, और बेटा आपने एक चेक काट दिया बिना बैलेंस को कंसीडर करे, ठीक है जी, हो जाता है 10-15 चेक काटे, बैलेंस कंसीडर नहीं किया। बाबू ये जो आखिरी चेक आपने काटा इसकी वैल्यू है 2.5 लाख, और बेटा करंट अकाउंट का बैलेंस बचा 1 लाख। एक एक करके सभी चेक क्लियर होते गए। ये पर्सन ना बेटा बैंक में पहुंच गया और इसने टेलर को चेक प्रेजेंट कर दिया, ये 2.5 लाख का चेक है, फटाफट से 2.5 लाख दे दो। टेलर ने बेटा फटाफट से अकाउंट नंबर डाला और उसने क्या करा, साइन मैच करो, डेट देखी, उसने देखा भाई बैलेंस 1 लाख है, चेक है 2.5 लाख का। कायदे से इस चेक को बेटा डिसऑनर हो जाना चाहिए ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, पैसा ही नहीं है। पर बेटा उसके ना दिमाग में आपकी रेप्यूटेशन है, उसने सोचा कि अगर मैं अभी इस चेक को डिसऑनर कर दूं तो सामने वाला क्या सोचेगा, वैसे बड़ा सेठ बनता है, 2.5 लाख है नहीं खाते में, वो तो यही सोचेगा। या बाबू एक बात और ध्यान रख लेना, उसके पास एक और पावर भी आती है आज की तारीख में। आज की तारीख में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये भी कहता है कि बेटा आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है अगर आपका चेक डिसऑनर हो रहा है और वो मुकदमा सच में करना चाहता है, ठीक है ना जी। उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि इसकी रेप्यूटेशन अफेक्ट हो जाएगी।
तो उसने क्या करा, टेलर ने 2.5 लाख रुपए निकाले और बेटा 2.5 लाख रुपए दे दिए। पैसा है नहीं, 1 लाख ही है, 2.5 लाख दे दिए। बेटा क्या आप अपने बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ कर पा रहे हो? 1 लाख बैलेंस है, निकाल कितने पा रहे हो? 2.5 लाख। ये जो बेटा 1.5 लाख रुपए है ना, ये आपको नहीं लगता आपके ऊपर लोन की तरह कि बैंक का पैसा वापस करना है? बेटा दिस टर्म इज नोन एज ओवरड्राफ्टिंग। ठीक है जी। और मैं आपको बता देता हूं ओवरड्राफ्टिंग की सिचुएशन क्या होती है। जैसे ही पैसा निकाल के देगा, अगले ही मिनट टेलर सबसे पहले आपको फोन मिलेगा, सर आपने गलती से चेक काट दिया था 2.5 लाख का, फिलहाल मैंने ऑनर कर दिया है, पर ये पैसे आपके ऊपर लोन की तरह हैं, इसे जमा करा जाओ, इसके ऊपर हमारी सालाना ब्याज है 12%, 12% पर एनम की ब्याज है। एक दिन की सोच लो क्या निकलेगी, कुछ 100 रुपए निकलेंगे ज्यादा ज्यादा। समझ रहे हो ना? एक दिन के बाद निकलेगी कुछ नहीं, पर बेटा बैंक बिना ब्याज के नहीं अकाउंट बंद करता, बैंक तो ब्याज लेगा ही लेगा। उसने इज्जत बचा ली, यही बहुत शुक्र मानो। समझ में आई बेटा बैंक ओवरड्राफ्टिंग क्या चीज है? प्रभु अब सीसी लिमिट और बेटा बाकी बैंक के जितने भी बचे हुए लोन, इन दोनों में आराम से डिफरेंस क्लियर करना। बेटा पहले मैं लोन पे चर्चा करूंगा, फिर सीसी लिमिट पे। बेटा आप बैंक के पास गए जी, बैंक लोन करवाना है, ठीक है जी, मुझे घर पसंद है, मेरे को ना वो घर खरीदना, ठीक है जी। बैंक ने क्या करा बेटा, आपको मैं बोलता हूं 20 लाख रुपए का लोन करने को बैंक रेडी हो गया। आप इसके बदले में सिक्योरिटी गिरवी रखोगे 30 लाख। आपने बेटा आपके नाम कोई प्रॉपर्टी थी, वो पेपर गिरवी रख दिए 30 लाख के, और बैंक ने बेटा 20 लाख का लोन कर दिया। जब बैंक लोन करता है बेटा, आपको क्या लगता है पैसे कैश देता है? ऐसे होता है क्या? बैंक ने बोरी भर के रखी हुई है, 20 लाख रुपए आए, आपने सर पे रखी और चल दिए, क्या होगा बेटा? बैंक एक लोन अकाउंट खोल देगा, उसकी चेकबुक आपको थमा दी जाती है कि 20 लाख रुपए इसके अंदर, ये चेकबुक जो मर्जी करो, हमारे मतलब नहीं आप। ठीक है जी बाबू। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूं इन द मेन टाइम आपका डिसीजन चेंज हो जाए, मान लो वो घर जो आपको पसंद था, बैंक ने लोन करने में 1.5 महीना लगा दिया और वो गरीब बिक गया, तो होगा क्या? मतलब अगर आपका डिसीजन चेंज हो जाए, मान लो बेटा आपका डिसीजन भी बदल गया, वो घर बिक गया, इतने में ही कोविड हो गया 2 दिन के बाद स्टार्ट। अब ना घर देखने लायक, ना लोन चुकाने लायक, कुछ किसी चीज के नहीं, किसी हाल में नहीं रहे आप। 1.5 महीना यही चलता रहा। मुझे बताओ बैंक ब्याज लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। कितने परसेंट? जो भी तय हुआ होगा। कितने अमाउंट पे? आप ये कह सकते हो जी मैंने तो 1 रुपया नहीं निकाला, बैंक किस चीज की ब्याज? बैंक कहेगा मुझे क्या मतलब, तूने निकाला कि नहीं निकाला, मैंने तेरे लोन अकाउंट में जिस दिन पैसे डाल दिए, वहां से तेरा मीटर स्टार्ट हो गया ब्याज का। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, तू यूज कर रहा है नहीं कर रहा, 1 रुपया यूज करा तूने, 20 लाख करे, जो मर्जी कर, मुझे पूरे 20 लाख पे ब्याज चाहिए। मानते हो यही होगा? पक्की बात? बाबू सीसी लिमिट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीसी लिमिट की बेटा एक ब्यूटी है, इस अकाउंट की ब्यूटी है बेटा, जितना पैसा विड्रॉ करोगे सिर्फ उसी पर ब्याज। मैं कहूं यही सिचुएशन हुई, आपने बेटा बैंक में 30 लाख की सिक्योरिटी गिरवी रखी, 20 लाख की सीसी लिमिट अकाउंट खोला, इस बार लोन नहीं हुआ, और बेटा कोविड आ गया और आपने 1.5 महीने तक 1 रुपया नहीं निकाला, कितनी ब्याज? 0। इस अकाउंट की ब्यूटी है बेटा, बिजनेस फर्म ये अकाउंट खुलवाती है, जितना पैसा निकालो सिर्फ उसी पर ब्याज। बेटा 3-3.5 महीने के बाद मार्केट में हालात नॉर्मल हुए, आपकी दुकान खुलनी शुरू हुई, आपने 2 लाख रुपए का सामान खरीदा। बेटा आपने 2 लाख का सामान खरीदा, सीसी लिमिट अकाउंट से 2 लाख का चेक काट के दे दिया सप्लायर को, पैसे कितने निकले? 2 लाख। ब्याज किस पे लगेगी? 2 लाख पे। 20 लाख पे नहीं, 2 लाख। समझ में आई बेटा बात? तो आपने दुकान पे सामान आ गया, आपकी दुकान पे 2 लाख का, आपने 20,000 का सामान बेच दिया, 20,000 रुपए जमा करा दिए सीसी लिमिट अकाउंट में। अगले दिन सुबह उठते 2 लाख निकले हुए थे, 20,000 जमा हो गया, अब कितने निकले में? 180। ब्याज किस पे लगेगा? 180 पे। अगले दिन फिर 10,000 की सेल हुई, आपने फिर जमा करा दी, पैसे निकले हुए हैं 170, ब्याज किस पे लगेगा? 170। जितना पैसा निकालोगे सिर्फ उसी पे ब्याज देना है, दैट्स इट। कभी भी 20 लाख पे ब्याज नहीं लगता। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है? लोनो सीसी में फर्क समझ में आया? बढ़ाएं आगे बात को। बेटा ये बिजनेस फर्म ही खोलती है, लोन कोई भी ले सकता है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे।
अच्छा पर्सनल पर्पस के लिए ले रही हो। चलो जी, टाइम हो गया क्या? चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।